गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू रैंकर्स कोचिंग चैनल। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग। कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग चैप्टर में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स, इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है और किस तरह से MIS AIS डिफरेंट है। और आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। इसी तरह से हम आगे डिस्कस करेंगे कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्या है और कितने टाइप्स के ये होते हैं, एंड मैनुअल एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में क्या डिफरेंसेस हैं। और हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि कोई भी बिजनेस है वो किस तरह से अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चूज़ करे, यानी कि सोर्सिंग ऑफ एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी आज हम इसी टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। If you want the best of my heart, you just gotta see the good in me. 'Cause I could be the rain. कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मशीन। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मशीन है दैट एक्ट्स एज पर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो काम करता है कुछ प्रोग्राम्स की हेल्प से। कुछ सॉफ्टवेयर इसमें डाले जाते हैं, जो सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं उनको इसमें यूज़ किया जाता है एंड यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग द रॉ डाटा। और जो रॉ डाटा, मीनिंग लेस डाटा, या जिसको हम बोल सकते हैं अनऑर्गेनाइज्ड डाटा होता है, उसको इसमें प्रोसेस किया जाता है एंड एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन उस रॉ डाटा से फाइंड आउट की जाती है। अब देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। एलिमेंट्स कंप्यूटर सिस्टम के हैं एक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड ह्यूमन वेयर। तो हार्डवेयर में वो सारी की सारी कंपोनेंट्स कंप्यूटर्स के आ जाएंगे जिनका कि फिज़िकली एग्जिस्टेंस होता है, जिनको कि हम टच कर सकते हैं। एंड हार्डवेयर में इसके एग्जांपल हो सकते हैं जैसे कीबोर्ड है, CPU है, मॉनिटर है, माउस है। ये सारे के सारे जितने भी पार्ट्स हैं जिनको हम फिज़िकली एग्जिस्टेंस जिनका है, जिनको फिज़िकली हम टच कर सकते हैं, वो हार्डवेयर होगा। ठीक है। सेकंड है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर तीन तरह के होते हैं: ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर क्या है वो देख लेते हैं। First have operating software. Software is a set of specialized programs that makes interface between the user and the software. सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स के बीच का एक कनेक्टिविटी ये बनाकर रखता है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। इट मीन्स कि ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर वो छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं, नंबर ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो कि इकट्ठे होकर काम करते हैं, और जो भी कमांड यूजर्स के द्वारा दी जाती है वो कमांड के अकॉर्डिंग जो भी रिसोर्सेज हैं कंप्यूटर के, जो डिफरेंट कंपोनेंट हैं, उस हिसाब से फिर वो रिएक्ट करते हैं। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को रन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। एक तरह से हम ऑपरेटिंग जो सिस्टम है उसको हम गवर्नमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे जो भी कंप्यूटर के रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करता है, उसको बेटर और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाता है उसके यूज़ को। ठीक है। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को रन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब दूसरी तरह के सॉफ्टवेयर हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। It is a set of computer programs used to perform supporting operations in a computer, and it focus on how the computer infrastructure operates. इट इज़ अ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स, मतलब कि ये कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो सॉफ्टवेयर हैं उनका एक सेट होता है, एंड यूज टू परफॉर्म सपोर्टिंग ऑपरेशंस, यानी कि ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा जो भी काम किया जा रहा है उसको ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सपोर्ट करता है इन अ कंप्यूटर। इट फोकसेस ऑन हाउ द कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेट। ये फोकस करता है कि किस तरह से जो कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑपरेट होगा। ये बहुत ही हाईली स्पेशलाइज्ड एंड डिज़ाइन किया जाता है कुछ सिंगल टास्क के लिए, कुछ स्मॉल टास्क के लिए, और ये ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के लिए हेल्पफुल होता है। एंड जैसे कि डिस्क स्टोरेज है, डिस्क क्लीनर है, डिस्क
स्पेस एनालाइज़र है। तो ये सारे के सारे जो फीचर्स हैं ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के साथ ही प्री इंस्टॉल्ड होकर आते हैं, जो कि यूटिलिटीज़ हैं ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर की। तो साथ में जो कुछ फीचर्स डाल दिए जाते हैं जो हेल्प करते हैं ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर को, जैसे बैकअप की फैसिलिटी है, फाइल मैनेजर्स हैं, एंटीवायरसेस हैं, तो वो सारे के सारे जो सॉफ्टवेयर होंगे वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होंगे। अब नेक्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। Application software is user oriented program. It is designed and developed for performing certain jobs. तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़र ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि जो कंप्यूटर का यूज़ कर रहा है उसको क्या चाहिए, क्या वो उस कंप्यूटर के ऊपर कौन सा काम वो करने जा रहा है, क्या यूज़ करने जा रहा है, उसके हिसाब से ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रेडी किए जाते हैं। जैसे कि मान लो कोई अकाउंटिंग का काम करना चाहता है तो वो उसके लिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स फिर डाले जाएंगे उसमें, जिसको कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलेंगे, और वो होंगे टैली हो गया, बेजी हो गया। इसी तरह से कोई डिज़ाइनिंग का काम करना चाहता है तो उसके लिए इंस्टॉल करने पड़ेंगे पेज मेकर, कोरल ड्रॉ एट्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो स्पेसिफिक वर्क जो कि यूज़र करना चाहता है उसके जो रिलेटेड प्रोग्राम्स होंगे उन प्रोग्राम्स को ही हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलेंगे। और एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स में थर्ड है ह्यूमन वेयर। तो ह्यूमन वेयर में वो सारे के सारे लोग आ जाएंगे जो कि कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट होते हैं, चाहे वो उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, या फिर जो डाटा है उसको डिज़ाइन कर रहे हैं। तो वो सारे के सारे पीपल जो कंप्यूटर सिस्टम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो ह्यूमन वेयर में आ जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है। Information system are combination of hardware, software and telecommunication networks that people build. तो इंफॉर्मेशन सिस्टम में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स को मिलाकर एक पूरा एक सिस्टम बनाया जाता है जो कि लोगों के द्वारा, पीपल के द्वारा ही बिल्ड किया जाता है। और क्यों किया जाता है? टू यूज़ टू कलेक्ट, create and distribute useful data and information to support the decision making। एक पूरा का पूरा सिस्टम क्रिएट किया जाता है ताकि डाटा कलेक्ट किया जा सके और उसे फर्दर इंफॉर्मेशन में, यूज़फुल इंफॉर्मेशन में आगे चेंज किया जा सके, और उस इंफॉर्मेशन के बेस पर फिर कुछ डिसीज़न लिए जा सकें जो कि किसी भी बिजनेस के लिए ग्रोथ करने के लिए हेल्पफुल हों, और एक ऑर्गेनाइजेशन को विजुलाइज इसके थ्रू किया जा सके। तो ये सारा सिस्टम इंफॉर्मेशन सिस्टम कहलाएगा। अब देखते हैं कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS। A मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज़ अ कंप्यूटर सिस्टम, एक कंप्यूटर सिस्टम है ये, कंसिस्टिंग ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। इसमें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों का यूज़ किया जाता है। दैट सर्व्स एज द बैकबोन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशंस। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी ऑपरेशन, जितनी भी एक्टिविटीज़ की जाती हैं, जितने भी उस ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए जितने भी काम किए जाते हैं उनके लिए एक बैकबोन की तरह ये MIS काम करता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इट गैदर्स द डाटा, ये डाटा इकट्ठा करेगा फ्रॉम कहाँ से? मल्टीपल ऑनलाइन सिस्टम से। मल्टीपल ऑनलाइन सिस्टम से ये डाटा इकट्ठा करेगा और उनको फिर यूज़फुल बनाएगा एंड एनालाइज द इंफॉर्मेशन, और जो भी इंफॉर्मेशन फिर आएगी उसको वो एनालाइज करेगा, उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो डिसीज़न लेगा, जहाँ पर कुछ कमियां हैं उनको एक्यूरेट किया जाएगा, और एंड रिपोर्ट द डाटा, और जो भी एनालाइज करके फाइंड आउट किया जाएगा कंक्लूजन, उसको रिपोर्ट किया जाएगा आगे मैनेजमेंट को, ताकि आगे फर्दर एक सही डिसीज़न लिया जा सके मैनेजमेंट के द्वारा, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को इफ़ेक्टिवली चलाया जा सके। तो हमने देखा कि इसमें MIS में एक डाटा जो कि रॉ डाटा था, अनऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन थी, डाटा था, उसको इंफॉर्मेशन में चेंज किया गया, यूज़फुल इंफॉर्मेशन में चेंज किया गया, और आगे फिर उसको कम्युनिकेट किया गया फर्दर उन लोगों तक, उन मैनेजमेंट
तक जहां उसकी ज़रूरत है, और जैसे कि टॉप मैनेजमेंट डिसीज़न लेने का काम करता है तो वहां तक उस इंफॉर्मेशन को पहुंचाया गया। एंड फर्दर फिर मैनेजमेंट डिसीज़न लेगी उस इंफॉर्मेशन के बेस पर कि फ्यूचर में हमें किस तरह से काम करना है, प्लानिंग बनाएगी, स्ट्रेटजीज़ तैयार करेगी। ठीक है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में एक्चुअली एक पूरे के पूरे डिपार्टमेंट्स इसमें आ जाते हैं, जैसे कि अकाउंटिंग डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया। तो सारे का सारा जो बिज़नेस के डिपार्टमेंट्स हैं वो MIS के थ्रू जो है वो कनेक्ट रहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम एग्जांपल ले सकते हैं कि MIS कैसे काम कर रहा है। मान लो कि कॉस्ट हमें पता चल रहा है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को पता चल रहा है कि क्यों हमारा जो बिज़नेस जो अपना प्रोडक्ट है सेल क्यों नहीं हो रहा है मार्केट में, जबकि कंपटीटर्स का प्रोडक्ट अच्छा सेल हो रहा है। तो हमें मार्केटिंग जो डिपार्टमेंट है उसके थ्रू पता चला है कि जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है अपने प्रोडक्ट की, और सेम वही चीज़ दूसरे जो कंपटीटर हैं कम कॉस्ट के ऊपर उसको बना देते हैं। तो उसका रीज़न क्या है? ठीक है। तो अगर कॉस्ट ज़्यादा होगी तो प्राइस ज़्यादा होगा, जिससे कि क्या हुआ होगा कि सेल भी अपने प्रोडक्ट की कम हो गई होगी। तो इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए कि क्यों कॉस्ट ज़्यादा है, जो क्योंकि मैनेजमेंट इस तरह से होती है, जैसे कि टॉप मैनेजमेंट होगी एंड फिर एक मिडिल लेवल की मैनेजमेंट होती है। ठीक है। एक लोअर लेवल की मैनेजमेंट होती है। तो जो टॉप मैनेजमेंट है वो डिसीज़न का काम करती है, मिडल जो लेवल की मैनेजमेंट है वो प्लानिंग एंड स्ट्रेटजीज रेडी करती है उन डिसीजंस के बेस पर जो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट ने लिए होते हैं। लोअर लेवल की जो मैनेजमेंट है उनको आगे एग्जीक्यूट करती है। ठीक है। तो अभी हम इस कॉस्ट से रिलेटेड डिस्कस कर रही थी कि कॉस्ट जो है वो अपने प्रोडक्ट की ज़्यादा पड़ रही है। तो उस केस में फिर ये जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट क्या करेगा कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से ये पूछेगा कि क्यों कॉस्ट जो प्रोडक्ट की है ज़्यादा पड़ रही है। तो हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के थ्रू आगे फर्दर पता चलता है कि जो भी कारण है इसके, वो एक तो आइडियल टाइम शायद ज़्यादा होगा लेबर का, लेबर जो है छुट्टियां बहुत कर रही है एंड बीमार लेबर बहुत रहती है, या फिर कुछ स्ट्राइक्स वगैरह हो गई हैं तो उसकी तरह से आइडियल टाइम की वजह से भी कॉस्ट ज़्यादा हो रही है। या फिर ये रीज़न हो सकते हैं कि वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो रहे हैं। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज मींस कि जैसे कि मशीनरी वगैरह है या लेबर है उनका फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, तो उसकी वजह से भी कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है। और आउटपुट जब कम निकल कर आ रहा है तो उसकी वजह से भी कॉस्ट फिर ज़्यादा पे करनी पड़ रही है। या टर्नओवर जो है वो भी ठीक से नहीं हो रहा है, यानी कि जो भी इन्वेंट्री है उसको बहुत टाइम के बाद फिर फिनिश्ड गुड्स में से कन्वर्ट करके आगे सेल किया जा रहा है, यानी कि एजिंग जो है वो बहुत ज़्यादा है जो इन्वेंट्री है, तो उसकी वजह से भी कुछ लॉस हो रहे हैं और कॉस्ट जो है वो ज़्यादा पड़ रही है। तो इस तरह से ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जब टॉप लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचेगी तो फिर टॉप लेवल मैनेजमेंट इसके बेस पर कुछ प्लानिंग्स तैयार करेगी, कुछ डिसीजंस लेगी। ठीक है, कि हमें किस तरह से कॉस्ट को कंट्रोल करना है, और मिडिल लेवल मैनेजमेंट फिर उसको प्लानिंग करके फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट को देगी, उस प्लानिंग को फिर आगे फर्दर इम्प्लीमेंट करेगी लोअर लेवल मैनेजमेंट। एंड फिर बाद में देखा जाएगा कि जो भी प्लानिंग्स थी, ठीक है, जो भी प्लानिंग बनाई गई हैं और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, ठीक है, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है क्या वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग है। अगर दोनों सही हैं तब तो ठीक है, अगर दोनों में फ़र्क है, वेरिएंस आ रहा है, दोनों में डिफरेंस आ रहा है, तो उस चीज़ को भी फिर आगे फर्दर देखा जाएगा कि क्यों प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे डिसीजन जो है वो MIS के थ्रू मैनेजमेंट लेती है। तो इस तरह से हर एक डिपार्टमेंट को मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू जो है वो
मैनेज किया जाता है। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है एक बहुत ही वाइड टाइप का इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जिससे कि पूरे पूरे ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज किया जाता है, संभाला जाता है और एफिशिएंट उसका यूज़ किया जाता है। चलिए अब देखते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम AIS, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम इज़ अ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है ये एक, एंड इट इज़ अ सब सिस्टम ऑफ MIS, यानी कि जो अभी हमने मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डिस्कस किया उसका ही एक पार्ट AIS है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है। यानी कि जो अकाउंट्स से रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट है उसका वो सारा काम जो है वो AIS होगा, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा, जो कि एक वाइड प्रोग्राम है पूरा MIS, उसका ही एक पार्ट है। एंड इट इज़ अ स्ट्रक्चर दैट अलाउ इट्स यूजर्स टू कलेक्ट, स्टोर financial information and process and communicate to its internal and external users। तो AIS में एक्चुअली होता क्या है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को ही हम लेते हैं। यहाँ पर नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को नहीं लिया जाता है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मीन्स कि जिनको कि 1 2 3 न्यूमेरिकली हम एक्सप्रेस कर पाएँ, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन AIS का पार्ट हो सकती है। और ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि न्यूमेरिकली जिनको बताना पॉसिबल नहीं है, तो वो AIS का पार्ट नहीं होगी, चाहे वो कितनी भी यूज़फुल इंफॉर्मेशन क्यों ना हो बिजनेस के लिए। जबकि जो अभी हमने MIS किया था, तो MIS में फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल दोनों तरह की इंफॉर्मेशन को लिया जाता है और उनको प्रोसेस करके डिसीजन लिए जाते हैं। जबकि AIS अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को ही लिया जाता है, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इग्नोर किया जाता है। तो इसमें फिर हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, इकट्ठा करेंगे, उनको स्टोर किया जाएगा, फिर आगे फर्दर प्रोसेस किया जाएगा और कम्युनिकेट किया जाएगा इसके यूज़र्स को। लाइक हमने जैसे अकाउंट्स में हम करते हैं कि जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उनको हम पहले रिकॉर्ड करेंगे, उनके जो भी वाउचर्स होंगे उनकी बेस के ऊपर, एंड फिर आगे फर्दर उनको पोस्टिंग करेंगे लेजर में, फिर ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, फिर ट्रायल बैलेंस के बाद हम P&L अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, प्रॉफिट पता करते हैं कि किस तरह का प्रॉफिट या लॉस है बिजनेस का, और उस इंफॉर्मेशन को फर्दर हम कम्युनिकेट कर देते हैं जो भी इसके यूज़र्स हैं, जो भी इंटरनल यूज़र्स हैं या एक्सटर्नल यूज़र्स हैं, वो उनको फर्दर यूज़ करते हैं। तो ये काम है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का। तो अभी हमने देखा कि MIS जो है वाइड कॉन्सेप्ट है और AIS MIS का ही एक सब सिस्टम है। अब देखते हैं कि MIS का पर्पज़ क्या है। MIS का पर्पज़ है राइट इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन देना, जो भी प्रोसेस किया जा रहा है डाटा वो सही हो, एंड एट द राइट प्लेस, सही प्लेस पर, राइट फॉर्म में, राइट पर्सन को, एंड राइट टाइम में, एंड राइट कॉस्ट पर। यानी कि एक सही इन्फॉर्मेशन सही बंदे को सही समय पर एंड सही कॉस्ट, एक कॉस्ट भी उसकी फेयर रहे, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन देना MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का यही पर्पज़ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं कि मैनुअल एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में किस तरह से डिफरेंस है। तो जो भी रिकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एक मैनुअल सिस्टम है, वहाँ पर मैनुअली सारा काम किया जाएगा, हाथ से सारे डाटा रिकॉर्ड किए जाएंगे। जबकि एक कंप्यूटराइज्ड सिस्टम में कंप्यूटर के थ्रू सारी की सारी रिकॉर्डिंग की जाती है। सेकंड, अगर स्टोरेज की बात करते हैं तो अगर मैनुअल सिस्टम की बात करें तो मैनुअल सिस्टम में बहुत सारी अकाउंटिंग बुक्स रेडी करनी पड़ेंगी, ठीक है, बहुत सारी वॉल्यूम्स ऑफ बुक्स वहाँ पर बनानी पड़ेंगी। जबकि एक कंप्यूटराइज्ड सिस्टम में एक वेल डिज़ाइंड डाटाबेस होता है, जिसमें कि सारा का सारा जो भी इंफॉर्मेशन होगा, डाटा होगा, उसमें स्टोरेज हो जाएगा। ठीक है, आगे है प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट। तो जो भी रिपोर्ट अगर क्रिएट करनी है, अगर हम मैनुअली की बात करते हैं तो रिपोर्ट मैनुअली क्रिएट करनी पड़ेगी और एक बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहेगी।
ठीक है। एंड अगर हम बात करें कंप्यूटराइज्ड सिस्टम की, तो वहाँ पर इस ऑटोमेटिकली जब आप एक बार इनपुट डाल देते हो कंप्यूटर में, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली सारा का सारा काम जो है एंड तक हो जाता है। रिपोर्ट भी इजीली जनरेट हो जाती है विद इन द सेकेंड। ठीक है। टाइम इन्वॉल्वमेंट मैनुअली सिस्टम में बात करें तो बहुत कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि हम जर्नल बनाएंगे, फिर उसके बाद पोस्टिंग करेंगे एंड ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, P&L प्रिपेयर करेंगे, फिर उसके बाद जाके रिपोर्ट एनालाइज करके फिर रिपोर्ट तैयार होगी। तो इसके लिए बहुत सारा टाइम मैनुअली लग जाता है। जबकि हम बात करें कंप्यूटराइज्ड सिस्टम की, तो कंप्यूटराइज्ड सिस्टम में जैसे ही एक बार डाटा एंटर कर दिया जाता है, तो ऑटोमेटिकली लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिपोर्ट्स तक की जनरेशन ऑटोमेटिकली ही हो जाती है। तो हम बोल सकते हैं कि जो कंप्यूटराइज सिस्टम है अकाउंटिंग का, वो टाइम सेविंग करने वाला, जबकि मैनुअली में टाइम बहुत ज़्यादा कंजम्पशन होता है। ठीक है। अगर हम कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट मैनुअली में ज़्यादा पड़ेगी। इसका रीज़न ये रहेगा क्योंकि बहुत सारी अकाउंटिंग बुक्स प्रिपेयर करनी पड़ेंगी, तो बार बार अकाउंटिंग बुक्स प्रिपेयर करने के लिए खर्चा, स्टेशनरी का खर्चा, सारा का सारा काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है। जबकि कंप्यूटराइज सिस्टम में एक बार सॉफ्टवेयर ख़रीदने का खर्चा है, उसके बाद फिर उसमें कोई भी इस तरह का एक्स्ट्रा खर्चा नहीं पड़ेगा, जिससे कि कॉस्ट कंपैरेटिवली मैनुअली से कंप्यूटराइज सिस्टम में कम पड़ेगी। आगे है रिट्रीवल ऑफ डाटा। रिट्रीवल मीन्स कि जो भी इंफॉर्मेशन है, डाटा है, उसको एनालाइज करना है। तो अगर हम मैनुअली की बात करते हैं तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग काम होगा, क्योंकि हर एक अकाउंटिंग बुक्स जो कि हमने मैनुअली जो बुक्स रेडी की गई हैं, उन सारी बुक्स को गो थ्रू हमें होना पड़ेगा, एक एक बुक्स को देखना पड़ेगा खोल खोल के, तो तभी उसका एनालाइज हो पाएगा। तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा मैनुअली। और अगर हम एनालिसिस या रिट्रीवल की बात करते हैं कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट में, तो ये बहुत ही इजी रहेगा, टाइम सेविंग रहेगा, क्योंकि सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन दी जाएगी यूजर्स के द्वारा और सारा का सारा डाटा एनालाइज या रिट्रीव हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो मैनुअली से जो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम है वो बहुत बेटर है। एंड नेक्स्ट है एक्यूरेसी। अगर हम एक्यूरेसी की बात करें तो यहाँ पर मैनुअली में एरर्स होने के बहुत चांसेस हैं। क्लैरिकल एरर्स हो सकती हैं, अर्थमेटिकल एरर्स हो सकती हैं, जैसे कि मान लो हमने 91 लिखना था, हमने 97 लिख दिया, तो इस तरह से बहुत सारी एरर्स जो हैं वो हो सकती हैं। जबकि कंप्यूटराइज्ड सिस्टम में एरर के कोई चांस नहीं है। एरर अगर कंप्यूटराइज्ड सिस्टम में होती है तो वो भी इनपुट के टाइम ही होगी, जब ह्यूमन कोई उसके ऊपर जो इनपुट डाल रहा है, अगर वो इनपुट ही गलत डाल देता है तो उस टाइम फिर गलती हो सकती है। अदरवाइज़ आगे प्रोसेसिंग में कोई भी गलती होने के चांसेस नहीं है। तो एक कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है हर चीज़ में मैनुअली सिस्टम से। तो अभी हमने देखा कि मैनुअली और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का कंपैरिजन, तो हमने ये देखा कि जो मैनुअली सिस्टम से कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की जाए तो वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है अपने बिजनेस के लिए। अब हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के क्या एडवांटेजेस हैं? तो फर्स्ट वन है लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस। जहाँ पर बहुत सारे लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं, वहाँ पर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर हम मैनुअली ये काम करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी अकाउंटिंग बुक्स हमें प्रिपेयर करनी पड़ेंगी। लेकिन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में बहुत ही कम स्पेस में ये सारा का सारा डाटा स्टोर हो जाता है। ठीक है। लेस पेपर वर्क भी यहाँ पर नहीं होगा, जिससे कि कॉस्ट कम पड़ेगी, पेपर का यूज़ कम होगा एंड स्टेशनरी वगैरह भी कम यूज़ होगी एंड लोअर कॉस्ट। और अगर इस तरह से स्टेशनरी और पेपर और ये चीज़ें हमें और जो एम्प्लॉयज़ हैं उन डाटा एंट्री के लिए वो कम रखे गए हैं, तो इससे कॉस्ट भी कंपैरेटिवली कम पड़ेगी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में। ठीक है। नेक्स्ट है एक्यूरेट मतलब मैनुअली अगर हम
रखते हैं अपना अकाउंटिंग सिस्टम, तो वहाँ पर इतनी एक्यूरेसी नहीं होगी। लेकिन कंप्यूटराइज्ड सिस्टम में हमने अभी देखा कि जो एक्यूरेसी का लेवल है वो बहुत हाई होगा। अपडेट करना कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में बहुत इजी है। मान लो कोई एंट्री हमें रिकॉर्ड करना रह गई है तो उसको हम एक बार ही डालेंगे और एंड तक उसकी जो इफ़ेक्ट है वो फील हो जाएगा। जैसे कि हमने एंट्री इनपुट की, मतलब डाली, रिकॉर्ड की उसमें, और आगे लेजर में, ट्रायल बैलेंस में, इवन कि अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो सारा का सारा अपडेट हो जाएगा डाटा। तो अपडेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है। यहाँ पर टाइम सेविंग भी है और क्विकली भी है, ठीक है। स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में, और इवन कि अगर इंटरनल स्टोरेज हमारी यूज़ हो जाती है तो हम पेन ड्राइव, डिस्क वगैरह एक्स्ट्रा स्टोरेज भी यूज़ कर सकते हैं अपने जो भी अकाउंटिंग वर्क है उसके लिए। कंसिस्टेंसी कंप्यूटराइज सिस्टम में बनी रहती है, क्योंकि ह्यूमन अगर मैनुअली अगर हम काम करते हैं तो ह्यूमन बीइंग्स की जैसे होती है, नेचर होती है कि किसी एक ही काम को बार बार करने से बोर होने लगते हैं या उसी काम से थकावट सी होने लगती है। तो ये काम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में नहीं होगा। वो उसी एफिशिएंसी के साथ, कोई बोरिंगनेस कुछ नहीं होती कंप्यूटर को। तो कंसिस्टेंसी जो है वो इसमें बनी रहेगी। एंड स्पीड, एक ही स्पीड से कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग जो है वो चलती रहती है, जिससे कि हम बोल सकते हैं कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग जो है वो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं अगर हम मैनुअली की बात करें तो उसके कंपैरिजन में, ठीक है। लेकिन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं और वो इस तरह से हैं। कॉम्प्लेक्स एंड रिजिड प्रोसीजर्स। तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में के जो प्रोसीजर हैं, जैसे किस तरह से इनपुट डालना है, किस तरह से हमने रिकॉर्ड करनी है एंट्रीज़, और किस तरह से कंप्यूटर को रन करना है, एंड किस तरह से, जैसे कि मान लो टैली सॉफ्टवेयर है उसमें किस तरह से हमने काम करना है। तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और रिजिड प्रोसीजर है जो हर कोई नहीं कर सकता। एक ट्रेंड बंदा ही इस काम को कर सकता है, ठीक है। आगे इंस्टॉलेशन कॉस्ट, अगर हम बात करें कॉस्ट की तो जब इंस्टॉल करते हैं हम कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर तो उसका खर्चा बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, और एक छोटा बिजनेस है उसके लिए वो कॉस्ट बियर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये भी एक डिसएडवांटेजेस है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का। एंड फ्रीक्वेंट चेंजेस, और हमें पता है कि जैसे टेक्नोलॉजी में हर दिन चेंजेस हो रहे हैं, बहुत ही फ्रीक्वेंट चेंजेस हो रहे हैं। तो उस केस में फिर अगर हम अप टू डेट नहीं रहते हैं तो कंप्यूटराइज्ड सिस्टम जो है वो सारा फेल हो जाएगा। तो अगर हमें अपडेट रहना है तो हमें खर्चा करना पड़ेगा, और खर्चा हुआ तो जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। तो इस तरह से ये भी एक डिसएडवांटेजेस है। एंड कॉस्टली मेंटेनेंस, अगर वही बात आ गई कि अपडेट करना है या मेंटेन करना है अपने कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम को, तो एक कॉस्टली प्रोसीजर है ये, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट को भी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम बढ़ाता है, क्योंकि अगर मैनुअली सारा काम होगा तो वहाँ पर कुछ एम्प्लॉइज़ रखे जाएंगे उन डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए, कुछ उनको प्रोसेस करने के लिए, और उनके लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। उसी तरह से अगर पेपर वर्क होगा तो पेपर प्रिपेयर करने के लिए भी फिर अलग से इंडस्ट्रीज़ बनाई जाएंगी। तो वो सारा का सारा काम जो है वो ख़त्म हो गया, जिससे कि जिन बंदों को वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिलना था वो ख़त्म हो गया। तो ये एक तरह से अनएम्प्लॉयमेंट को भी ये बढ़ावा देता है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर किस तरह के हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्या हैं। तो पहला है रेडीमेड सॉफ्टवेयर। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है रेडीमेड, मतलब कि जो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर बना हुआ है और उसको यूज़ किया जा रहा है। तो इस रेडीमेड सॉफ्टवेयर्स जो भी होंगे उनमें जो भी फीचर्स होंगी वो ज़रूरी नहीं है कि जो भी यूज़र्स है उसके लिए सारी की सारी यूज़फुल हों। लेकिन जो रेडीमेड सॉफ्टवेयर हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स के द्वारा इनको रेडी किया जाता है, जिसमें कि लगभग सभी तरह के फीचर्स जो हैं वो डाले जाते हैं ताकि वो ज़्यादातर यूजर्स के लिए यूज़फुल हो। जैसे कि हम बात करें अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में टैली, बिजी हो गया, तो इस तरह के सॉफ्टवेयर बहुत ही ज़्यादा वाइडली यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है। और ये सॉफ्टवेयर काफ़ी इकोनॉमिकल भी होते हैं, क्योंकि इसका जो डेवलपमेंट
का जो कॉस्ट है, इसको बनाने का जो कॉस्ट है, वो किसी एक सॉफ्टवेयर पर नहीं पड़ता, बल्कि यहाँ पर नंबर ऑफ पीसेस के हिसाब से फिर ये कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट होती है, जिससे कि ये सॉफ्टवेयर काफ़ी इकोनॉमिकल होते हैं। इनको ख़रीदना थोड़ा इजी होता है सभी के लिए, ठीक है, और इसको यूज़ करने वाले भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अब नेक्स्ट है कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर मीन्स जैसे कि नाम से यहाँ भी पता चला कि कस्टमाइज मतलब कि थोड़ा बहुत चेंज किया जाता है। जैसे कि कोई भी सॉफ्टवेयर है उसमें थोड़ा सा चेंजेस कर दिए जाते हैं ताकि वो कुछ यूज़र्स की जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा किया जा सके। तो रेडीमेड सॉफ्टवेयर में ही कुछ चेंजेस कर दिए जाएंगे, कुछ उसमें अलग से यूज़र्स के लिए कुछ अलग से रिक्वायरमेंट जो भी हैं वो उसमें डाल दिया जाएगा सिस्टम, जिससे कि वो उसके लिए ज़्यादा यूज़फुल हो जाएगा। तो वो कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर होगा। एंड थर्ड है टेलर मेड सॉफ्टवेयर। तो टेलर मेड सॉफ्टवेयर मीन्स कि ये किसी और सॉफ्टवेयर में चेंज नहीं किया जाएगा, बल्कि पूरा का पूरा अपने आप ही डेवलप किया जाएगा यूज़र्स के हिसाब से। जो यूज़र्स को चाहिए उसके हिसाब से ही सारी ये सॉफ्टवेयर की डिज़ाइनिंग और डेवलपिंग की जाएगी। तो वो होता है टेलर मेड सॉफ्टवेयर। तो इस तरह के जो टेलर मेड सॉफ्टवेयर हैं, इनको रन करने के लिए भी काफ़ी वेल ट्रेंड यूज़र्स यूज़ किए जाते हैं। तो इनके लिए जो ये जो टेलर मेड सॉफ्टवेयर है, इसको बनाने की कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ती है। और बाई चांस मान लो जो एक्सपर्ट इनको चला रहे हैं वो अपनी जॉब छोड़कर चले जाते हैं, तो उस टाइम फिर उसकी जगह नया बंदा आएगा, वो सॉफ्टवेयर को सीखेगा, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। एंड डेवलपमेंट और मेंटेनेंस की कॉस्ट भी इसमें बहुत ज़्यादा हो जाती है कंपैरेटिवली रेडीमेड और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर से। चलिए आप देखते हैं सोर्सिंग ऑफ एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। सोर्सिंग ऑफ एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मीन्स कि अगर हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लेना है, तो हमें कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहला जो हमें देखना है कि फ्लैक्सिबिलिटी होनी चाहिए। कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है उसमें फ्लैक्सिबिलिटी मीन्स कि किसी भी तरह का मशीन है या कंप्यूटर का इन्वायरमेंट है, वहाँ पर वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वर्क कर सकें। हर एक कंप्यूटर इन्वायरमेंट में वो कंप्यूटर ऑपरेट हो सकें, जो भी हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ले रहे हैं। तो फ्लैक्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड है कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन आपके बिज़नेस के हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है। अगर बहुत बड़ा बिज़नेस है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक छोटे बिज़नेस के लिए कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन एंड उसको मेंटेन रखना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। एंड उस अगर मेंटेनेंस नहीं है या एक्सपर्ट उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, जैसे कि आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी स्टाफ को, अपडेटिंग वर्जन आपको यूज़ करने पड़ेंगे, एंड डाटा रिकवरी भी करनी पड़ेगी अगर मान लो फेलियर हो जाता है सिस्टम। तो इस तरह की सारी कॉस्ट जो है वो मेंटेनेंस में आ जाएगी। और सॉफ्टवेयर इस तरह से चूज़ करना है कि वो आपके बिजनेस के हिसाब से हो, मतलब आप उसको अफोर्ड कर सको। नेक्स्ट है साइज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यही बात होगी कि जितना भी साइज़ है उस हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो कितना आपके बिजनेस में बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, वॉल्यूम कितना है, एंड मल्टी यूज़र रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो उनके हिसाब से आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चूज़ कर सकते हो। आगे ईज़ ऑफ अडेप्टेशन एंड ट्रेनिंग नीड्स। तो कुछ सॉफ्टवेयर्स इस तरह के होते हैं जहाँ पर जिनको अलग से ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, वो इजीली सिंपल सी ट्रेनिंग लेकर ही उसको यूज़र फ्रेंडली होते हैं, उनको चलाया जा सकता है। लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर इस तरह के हैं जहाँ पर स्पेशल ट्रेनिंग्स लेनी पड़ेंगी, और उस टाइम फिर आपको देखना पड़ेगा कि उस तरह की जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है कि कैपेबल है उसको उस सॉफ्टवेयर को लेने के लिए। तो जो भी सॉफ्टवेयर आपको इजी लगे वो आप
अडॉप्ट कर सकते हो, ले सकते हो। सिक्योरिटी फीचर्स, तो सिक्योरिटी फीचर्स भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग फीचर्स है जो हमें किसी अनऑथराइज्ड एक्सेस से या मैनिपुलेशन ऑफ डाटा से बचाता है, ठीक है। तो एक जैसे कि हमने अभी देखा टेलर्ड मेड से और सॉफ्टवेयर की बात कर रहे थे, तो वहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो बहुत ही अच्छे फीचर्स वहाँ पर जाते हैं। तो आप इस हिसाब सिक्योरिटी कितनी चाहिए आपको, उस हिसाब से भी आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है एक्सपोर्टिंग एंड इम्पोर्टिंग डाटा फैसिलिटी। तो डाटा जो भी है उसको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ले जाना पड़ता है। जैसे कि कंप्यूटर से हम पेन ड्राइव में डाटा ट्रांसफ़र कर देते हैं, फर्दर आगे पेन ड्राइव से कहीं और हम अलग सिस्टम में उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर देते हैं। तो इस तरह की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने की फैसिलिटी उस सॉफ्टवेयर में होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह का जो भी सॉफ्टवेयर होगा वो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली होगा। तो इस तरह से हमने अकाउंटिंग जो कि कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट में की जाती है उससे रिलेटेड सारे ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं। एंड आई होप आपको समझ आ गए होंगे ये सारे कॉन्सेप्ट। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड रैंकर्स कोचिंग चैनल